बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मार्शल टेस्ट की कैलकुलेशन सीखेंगे और इस टेस्ट को हम ASTM D6927 की मदद से करते हैं। ठीक है, आपने जब भी ये टेस्ट करना हो तो आपने ये मैनुअल ज़रूर पढ़ना है, उसके बाद आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, जब भी कोई असफॉल्ट करनी हो तो हमें सबसे पहले एक लैब में एक JMF तैयार करना होता है और जो JMF होता है ये प्रोजेक्ट में एक दी हुई स्पेसिफिकेशन यानी उसमें स्टेबिलिटी और फ्लो को मद्देनज़र रखते हुए हम एक ट्रायल तैयार करते हैं। ठीक है, हमारा जो भी ट्रायल है, जो भी असफॉल्ट कंटेंट उस पर उतरता है, जो भी हमारा ब्लेंड है एग्रीगेट का, जो भी साइज़ है वो जो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर उतरता है तो उसी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलें फिर आपको इसकी तमाम कैलकुलेशन आपको समझाते हैं। मैंने यहाँ पे असफॉल्ट वेयरिंग कोर्स के लिए क्लास बी के लिए मैंने एक डिज़ाइन तैयार किया है और इसमें ऑप्टिमम असफॉल्ट कंटेंट है वो 4.3% लिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मैंने यहाँ पे कोर्स तैयार किए हैं। ठीक है, इस डिज़ाइन के ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कोर तैयार हो गई हैं। इस कोर तैयार करने के लिए हमें 75 ब्लोज जो है वन साइड पे लगाना पड़ता है और 75 ब्लोज सेकंड साइड पे लगा के ये कोर प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब कोर हमारे पास तैयार हो जाए तो उसकी हम GMB निकाल रहे हैं। GMB क्या होती है? बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट इन वाटर और वेट इन एयर करते हैं तो हमारे पास ये निकल आती है। उसके बाद हम इसकी GMM भी कहते हैं, मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, जिसको GMM भी कहते हैं। ठीक है, हमेशा GMM जो है GMB से ज़्यादा होनी चाहिए। वो इसलिए कि जो भी लूज़ मिक्स होता है इसके अंदर वॉइड्स जो है वो कम होते हैं, जो कम्पैक्ट कोर होती है हमारे पास उसमें वॉइड्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये GMB कम होती है GMM से। ठीक है, तो आप इस केस में देख सकते हैं यहाँ पे GMB जो है हमारे पास कोड नंबर 1 की आई है 2.4440, जबकि GMM हमारे पास आई 2.543। ठीक है, इसकी यही वजह है कि असफाल्ट सिर्फ वाहिद असफाल्ट के केस में क्या होती है, जो लूज मिक्स होता है उसकी जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा आती है, जो कम्पैक्ट होता है उससे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोड नंबर 2 की GMB निकाली है, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 और 9 की। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं उसका सेम ही तरीकाकार है। इसमें ये होता है कोर को हम जो है धागे से बांध के जो है पानी में डिप करके उसका वेट लेते हैं और वेट इन एयर लेते हैं, इतना फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद हम हमारे पास जब कोर तैयार होती है तो हम इसको वाटर बाथ में रख लेते हैं। ठीक है, वो भी है, वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री पर हम रखते हैं। यहाँ पे मैंने 20 मिनट्स के लिए रखे हैं और थ्री कोर्स हमने 30 मिनट्स के लिए रख दिया, 3 कोर्स हमने 24 आवर के लिए रख दिया। ठीक है, रखने के बाद हमने स्टेबिलिटी हमने टेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें होती हैं जो असफॉल्ट मिक्स डिज़ाइन में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको समझनी होंगी, जो मैंने इस वीडियो के अंदर समझाया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको GSE कहते हैं वो 2.734 है, यानी इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट है। उसके बाद बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट है 2.680। उसके बाद परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट हमारे पास है 95.7% है। उसके बाद मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको GMM कहते हैं 2.543 हमने कैलकुलेट किया है। उसके बाद यहाँ पे जो असफॉल्ट है वो बिचुमन कंटेंट है वो 4.3% हमने ये ट्रायल तैयार किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे PBA कैलकुलेट करेंगे। PBA क्या चीज़ है ये आपको समझाते हैं। ये PBA है टोटल परसेंटेज ऑफ असफॉल्ट बाइंडर एब्जॉर्ब इनटू एग्रीगेट। PBA क्या होती है? जो असफाल्ट का जो कंटेंट होता है, जो एग्रीगेट के अंदर जो पोर्स वगैरह होते हैं, जो वाइड्स उसके अंदर जो आते हैं, उसके अंदर जो जज़ब होती है उसको हम PBA कहते हैं। ठीक है, PBA निकालने का जो फॉर्मूला है वो 100 इंटू GSE माइनस GSB डिवाइडेड बाई GSC मल्टीप्लाई GSB। ये जब करते हैं तो हमारे पास PBA कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये आप इसको कैलकुलेट करें एक दफ़ा, उसके बाद फिर आगे आपने चलना है। हमारे पास GSE जो है वो हमारे पास इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट है। उसके बाद GSB हमारे पास है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट है। ठीक है, इसके बाद हम PBE कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, PBE क्या है यहाँ पे मैंने समझाया है। PBE
PBE stands for the percent of effective asphalt binder representing the amount of asphalt that coats the aggregate particle। ठीक है, PBA वो परसेंटेज है बिचुमन की जो कि एग्रीगेट को कोट करती है, वो सिंपल परसेंटेज को हम PBE कहते हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं। फिर PBE हमने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए PB यानी बिचुमन कंटेंट माइनस PBA जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है डिवाइड बाई 100 और इनटू PS है। ठीक है, PS आप देख सकते हैं यहाँ पे 95.7% है। बाकी हमारे पास फिर VMA है। VMA क्या होती है? वॉइड्स एंड मिनरल एग्रीगेट। जो एग्रीगेट के अंदर जो वॉइड्स होते हैं मिनरल की जो आपस में, वो हमारे पास VMA कहलाता है। ठीक है, वॉइड्स एंड मिनरल एग्रीगेट ये भी हमें कैलकुलेट करना होता है। इसमें जो वॉइड्स होते हैं वो मिनिमम 13 होते हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो केस में 13.1 आया है। उसके बाद फिर VA होता है, वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस्फॉल्ट में। इसका रोल ये होता है, ये हमें स्टेबिलिटी देता है, इसके भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, थर्मल एक्सपेंशन को रोकता है और उसकी क्रैक डेवलपमेंट को रोकता है। तो वॉइड्स हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमें कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाई GMM माइनस GMB इंटू GMM करते हैं। तो ये हमारे पास VA वॉइड्स हमें कैलकुलेट करते हैं जो कि 4.3% हमारे पास वॉइड्स आए हैं। 4 से लेकर 7 तक हो सकते हैं वॉइड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको तफसील से समझाया है वॉइड्स को। ठीक है, इन asphalt VA stands for the volumetric air voids, which are the teeny pockets of air between coated aggregate particle in a compacted pavement, crucial for stability, flexibility, thermal expansion and preventing the bleeding or rutting। क्या करता है वॉइड्स? जब हमारे पास 4 से लेकर 7% तक जब हमारे पास वॉइड्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे पास एक तो स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, फ्लेक्सिबल होता है हमारे पास जो asphalt है। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन जो होती है उसको, उसके दौरान जो है ब्लीडिंग होती है उसको रोकता है। उसके अलावा रटिंग को रोकता है। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, इसको जब डिज़ाइन करते हैं उसके बाद ये कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर कम आए वाइड्स तो हमें चेंज करना पड़ता है, ज़्यादा वाइड्स आए तो उसको वाइड्स को हमें कम रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने VFA हमने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, VFA क्या चीज़ है? वॉइड्स फिल्ड विद asphalt। जो एग्रीगेट के अंदर जितने भी वॉइड्स हमारे पास एग्रीगेट में, जो टोटल हमारे पास फाइन और कोर्स एग्रीगेट में जो भी वॉइड्स आते हैं उसको जब फिल करता है, जो बिचुमन फिल करता है उसको हम VFA कहते हैं। ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया है। ये देख सकते हैं 67.4 है। इसको मैंने यहाँ पे तफसील से लिखा है, आप इसको नोट करें एक दफ़ा। VFA void filled with asphalt is the percentage of the spaces between aggregate particle with the voids in mineral aggregate, or VMA, that is filled with asphalt binder, indicating how well aggregate or coated and crucial for the pavement durability। ठीक है, it's calculated as VMA I voids। ये मैंने वो फार्मूला लिखा, VMA माइनस आई वॉइड्स डिवाइड बाई VMA करते हैं तो हमारे पास VFA आ जाते हैं, जो कि हमारे पास 65 से लेकर 80% तक आ सकता है। यहाँ पे उसके बाद ये सारी चीज़ें कैलकुलेट किया हमने। इसको हमने रखा था वाटर बाथ में। 20 मिनट के बाद हमने एक कोर निकाला, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो 72 आई है। उसके बाद हमने दूसरी कोर की निकाला है, वो उसकी स्टेबिलिटी 69 आई है। तीसरी कोर की हमने निकाला 64 आई है। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक करेक्शन है जो कि मैंने इस चार्ट से लिया है। जो हमारे पास वॉल्यूम की जो रेंज होती है कोर की, उसके मुताबिक हमें यह इस चार्ट में दिया हुआ है सारी चीज़ें। ये देख सकते हैं, इस चार्ट को हमने ज़रूर इसको नोट रखना है, या इसको STM D6927 में ये चार्ट दिया हुआ है, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका वॉल्यूम आता है उसी के मुताबिक आपने कोरेक्शन रेशो आपने यहाँ से लेना है। ठीक है, मेरे पास वॉल्यूम अगर मिसाल के तौर पर 509 से लेकर 522 आया है तो मैं 1.00 इसका ले लूँगा। ठीक है, इस से मैंने मल्टीप्लाई करना, तो जब जाके फिर वो करेक्ट हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे ये इसकी मैंने निकाली है स्टेबिलिटी 1522 आई है। 1522 कैसे आई है? ये हमारे पास जो 22 आई है मशीन से हमने मेजर किया है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रिंग फैक्टर से जो कि 20.33 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर से, रेशो फैक्टर से 1.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1522 इसकी स्टेबिलिटी आएगी। आप इसको एक दफ़ा कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमने 69 को मल्टीप्लाई किया 20.33 मल्टीप्लाई बाय इसका रिंग जो वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई किया तो 1459 kg इसकी स्टेबिलिटी आई। इसके बाद हमने 64 की हमने इसी तरह कैलकुलेट किया 1353 इसकी स्टेबिलिटी आई। ठीक है, देखो जब भी इस हमारा टाइम बढ़ जाता है एसफॉल्ट कोर को जब पानी में रखे हुए तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 मिनट में जो है 1445 इसकी एवरेज आई है, जबकि 24 आवर के अंदर 1272 इसकी एवरेज आई है। ठीक है, स्टेबिलिटी की, यानी स्टेबिलिटी पानी के अंदर टाइम जब बढ़ जाता है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, जो मिनिमम स्टेबिलिटी हो 1200 होती है और मैक्सिमम आपकी मर्जी 1600 तक भी चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो हमारे पास फ़्लो होता है। फ़्लो हमारे पास स्पेसिफिकेशन में दिया होता है 8 से लेकर 14 mm होना चाहिए, हमारे पास 10.3 mm आया। जो आखिर में हम निकालते हैं लॉस ऑफ स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं? ये हमारे पास आया है 1445, ये हमारे पास इनिशियल है, माइनस फाइनल स्टेबिलिटी 1272 डिवाइड बाई इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तो हमारे पास लॉस ऑफ स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, ये फार्मूला कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने किया है 1245 माइनस 1272, उसके बाद डिवाइड करेंगे हम 1445, उसके बाद हम मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको इक्वलिटी लगा लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अभी ये कैलकुलेट करेगा। ये देख सकते हैं 11.97 ये आ गई है यहाँ पे 11.9। ठीक है, वो कैसे किया हमने? इनिशियल से हमने फाइनल किया, जो 24 आवर में जो हमने कोर्स रखे थे 24 आवर के लिए, उसकी हमने स्टेबिलिटी जो निकाली है ना, उससे हम माइनस करेंगे, इनिशियल से फाइनल माइनस करेंगे, डिवाइड बाई इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारे पास लॉस ऑफ स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी की हम बात करें तो हमारा एग्रीगेट का साइज़ जो होता है जब ज़्यादा होता है तो लॉस ऑफ स्टेबिलिटी वो ज़्यादा होती है। एग्रीगेट का साइज़ हमारे पास कम होता है, 19 mm डाउन होता है या 12 mm डाउन होता है तो इसकी लॉस ऑफ स्टेबिलिटी जो है ना इसकी वैल्यू कम हो जाती है। एग्रीगेट का साइज़ ज़्यादा हो गया तो लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एग्रीगेट का साइज़ अगर कम होता है तो लॉस ऑफ स्टेबिलिटी भी कम होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।